तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपके लिए जानकारी हम लेकर आते हैं कृषि जगत की, और ये सिलसिला कई सालों से यूं ही चल रहा है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें 3 भाग हैं। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आज भी इन तीनों भागों में कुछ खास आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। हम सभी जानते हैं किसानों को न सिर्फ जागरूक करने के लिए बल्कि उनको और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे कृषि संस्थान और उसके साथ ही वहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर एक ज़िले में वो किसानों को काफ़ी जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए महाराष्ट्र के वाशिम ज़िले की, तो यहाँ भी लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को और ज़्यादा सशक्त किया जाए और ज़्यादा मजबूती उनको दी जा सके। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, इसके लिए आवश्यक यही कि जो किसान है आत्मनिर्भरता को भी समझें। और इसी के लिए आपको बता दें, महाराष्ट्र के वाशिम ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र ने एक पहल की, जिसके ज़रिए किसानों को किसान उत्पादक संगठन से जोड़ा गया। अब हमारे जो किसान हैं वो इसके ज़रिए रोज़गार भी पा रहे हैं और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। करदा कृषि विज्ञान केंद्र ने 2016 में किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी की स्थापना की और नाम रखा ऋषिवत किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, जिसे संक्षेप में आरएफपीसीएल कहा जाता है। करदा केवीके का उद्देश्य दरअसल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्लब का गठन करके गोद लिए गांवों में सामूहिक दृष्टिकोण से काम करना था। वाशिम जिले की कुल ग्रामीण आबादी 9,85,000 है और इसमें से करीब 3,85,000 की रोजी रोटी मुख्य रूप से खेती से जुड़ी है। कुल जोत भूमि में से लगभग 22% जमीन के मालिक सीमांत और 37% लघु किसान हैं। कम जोत की वजह से ये किसान आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं कि मूल्यवर्धन, उत्पादन प्रौद्योगिकी और बेहतर विपणन व्यवस्था को अपना सकें। नीति आयोग ने वाशिम की पहचान महत्वाकांक्षी जिले के तौर पर की है। ये बात यहाँ के किसानों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है और उनकी तरक्की का रास्ता खोलने वाली भी। दूसरी ओर नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से वाशिम जिले में एक फसल परियोजना चल रही है। इसके अंतर्गत कृषक हित समूह यानी एफआईजी बने हैं और उनसे बहुत से किसान जुड़े हैं। इनमें से 750 से अधिक किसानों को आरएफपीसीएल में शेयर धारकों के रूप में सम्मिलित और समायोजित किया गया है। दरअसल वाशिम के किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। उनके पास न तो उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज थे और न ही खेती की तकनीकी जानकारी। इनके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना, कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता, विस्तार सेवाओं और बाजारों तक पहुंच भी मुश्किल थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आरएफपीसीएल ने शेयर धारक किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन के गुर सिखाना शुरू किया। यही प्रमाणित उन्नत बीज आरएफपीसीएल के लिए लाभदायक व्यावसायिक उद्यम बनकर उभरा। व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा आरएफपीसीएल ने पिछले कई साल के दौरान 3,000 से भी ज्यादा किसानों को अच्छी कृषि विधियों के लिए प्रशिक्षित किया है और शेयरधारक बीज उत्पादकों को अपनी खपत के लिए पर्याप्त बीज का उत्पादन करने और दूसरे किसानों को बेचने में सक्षम बनाया है। कंपनी कुल लाभ का लगभग 50% हिस्सा किसानों को देती है। कंपनी ने नजदीकी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसानों को भारी मात्रा में बीज उपलब्ध कराए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान तो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए आरएफपीसीएल ने बीजों की होम डिलीवरी भी शुरू की। साथ ही किसानों के लिए दूसरे महत्वपूर्ण कृषि आदानों और मृदा परीक्षण सेवाएं भी उपलब्ध कराई।
तो देखा आपने कितना लाभ अब किसानों को हो रहा है किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर, और इसका श्रेय जो है वो जाता है कृषि विज्ञान केंद्रों को, जो कि देश भर में फैले हैं, अलग अलग ज़िलों में हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। जी हाँ, यानी जो किसान भाई बहन हैं उन्हें कौन कौन से कृषि कार्य इस माह में करने होंगे, आइए जान लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर में। ककड़ी की बुआई मार्च माह में की जा सकती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। तो जाना आपने कृषि कैलेंडर में वो तमाम कार्य जो हमारे किसान भाई कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं हमारे दूसरे भाग कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम बताते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों के बारे में। आज भी एक ऐसे ही किसान के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जिनका नाम है तुलसी गौड़ा। और आपको बता दें, कृषि क्षेत्र में इनके अहम योगदान को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। आपको बता दें, तुलसी गौड़ा ना सिर्फ पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं, बल्कि जो किसान हैं उनको ये जानकारी भी देते हैं कि आखिर कृषि में हमारे पर्यावरण का क्या महत्व है और हमें क्यों आखिर इसको बचाना होगा। ना सिर्फ पर्यावरण को बचाने की मुहिम, बल्कि इसके संरक्षण की जब बात की जाती है तो इसमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और इसीलिए लगातार जो दूसरे किसान हैं उन तक भी तुलसी जी लगातार जानकारी दे रहे हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है।
उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। तो देखा आपने किस तरीके से तुलसी जी लगातार दूसरे किसानों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि एक संदेश भी दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लगातार हमारे जो किसानों की शंकाएं हैं, कई तरह के सवाल हैं, समस्याएं किसानों के सामने रहती हैं और उनके जवाब देते हैं कृषि विशेषज्ञ। आज देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो कृषि वैज्ञानिक हैं किन किन सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुंबई से सवाल आया है, हमारे एक दर्शक हैं, किसान हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि क्या ग्रीन हाउस में पपीते की खेती की जा सकती है, क्या वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं और क्या इससे लाभ होगा, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर दत्त साहब? पपीता एक ऐसी फलदार वृक्ष है जिसके अंदर कुछ विषाणु रोग लगते हैं और विषाणु रोग काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और विषाणु रोग वहाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, मौसम गर्म हो। तो बॉम्बे का जो मौसम है वो इसी प्रकार का है कि वहाँ पे वर्षा काफ़ी होती है, नमी काफ़ी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो इससे विषाणु लोगों के रखने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में या तो हम ऐसी किस्म का प्रयोग करें जिसमें कि विषाणु रोग कम लगते हों, अन्यथा हमें पपीते को ऐसी स्थिति में उगाना पड़ेगा जहाँ पे विषाणु रोगों से हम फसल को बचा सकें। और विषाणु रोगों से फसल को बचाने के लिए जो ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस 2-3 किस्म के होते हैं। इसमें एक नेट हाउस होता है, इंसेक्ट प्रूफ नेट लगता है, जिसके अंदर अगर हम पपीते की खेती करते हैं तो जो कीड़ा विषाणु रोगों को फैलाता है वो नेट हाउस के अंदर नहीं घुस पाएगा। और पहले से अगर उसमें वो कीड़ा नहीं होगा तो आगे बीमारी नहीं फैलेगी और आपको अच्छी फसल मिल जाएगी। तो आप नेट हाउस के अंदर पपीते की खेती कर सकते हैं। लेकिन पॉली हाउस के अंदर मैं पपीते की खेती के मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें एक तो लागत ज़्यादा आती है, दूसरा पौधा क्योंकि थोड़ा गर्म रहता है, अंदर गर्म रहने की वजह से पपीते में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी और फल अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो लेकिन नेट हाउस के अंदर आप पपीते की खेती करते हो तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। सेड नेट में भी पपीते की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें पूरा प्रकाश अंदर नहीं जाता है, तो पौधे को पूरा प्रकाश चाहिए, तो उसके लिए आप नेट हाउस में पपीते की खेती कर सकते हैं। अन्यथा दूसरी किस्म के स्ट्रक्चर में पपीते की खेती करना ठीक नहीं है। लेकिन पपीते की खेती में पानी का भी एक आपको सही से प्रबंध होना बहुत जरूरी है, इसलिए ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो बात हुई सवाल जवाब की और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान हैं कई शंकाएं उनकी दूर होती हैं इन्हीं जवाबों के जरिए। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं अलग अलग स्रोत हैं ऊर्जा के, और उसी में सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए जिसका फ़ायदा हमारे जो किसान हैं वो लेने भी लगे हैं, लेकिन इसमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तभी तो हमारे किसानों की जो लागत है वो कम हो सकेगी और उनका मुनाफा भी बढ़ सकेगा। आपको बता दें, लगातार सौर ऊर्जा के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है हर एक स्तर पर। ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें बल्कि शहरों में भी अगर आप जाएंगे तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे ना सिर्फ लागत बचती है और जो हमारे किसान हैं वो भी अलग अलग माध्यम से सौर ऊर्जा का खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या महत्व है इसका और कितनी लाभकारी है ये, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
से लेकर फसल कटाई के लिए बिजली की जरूरत होती है, लेकिन घटते संसाधनों और सीमित आपूर्ति के कारण कई बार कृषि कार्य बाधित हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसमें सोलर ऊर्जा से सिंचाई पंप और यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी चलाए जा रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए सरकार 3 हॉर्स पावर का प्लांट लगवाने पर 90% तक की छूट देती है। सिस्टम लगने के बाद किसान को हमेशा के लिए बिजली आने जाने और न होने की समस्या से निजात मिल जाएगी। हालांकि सरकार डीजल पर किसानों की निर्भरता कम करने और किसानों को अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली सरकार ने एक परियोजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना। उसके साथ दिल्ली सरकार की जो मंशा है कि पूरे जो ग्रीन बेल्ट है दिल्ली में, वहाँ पे सोलर पावर लगाया जाए और नीचे किसान खेती करे। खेती करने के बाद अपना जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, फिर ट्रैक्टर भी चलाए और 12 फुट ऊपर वो अपना सोलर पावर लगाए और ऊपर का जो बिजली जनरेट होगा वो सोलर पावर ग्रिड को जाएगा और किसानों को प्रति ईयर 6 एकड़ पे लगभग 6 लाख रुपए उनको मिलेगा। तो दिस इज एडिशनल इनकम, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इनकम हो। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में हम लोगों ने इसको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगवाया है ताकि किसान उसको देखे अपने आंखों से, कन्विंस हो, फिर लगाने जाए। केवीके उजवा में जो एक दिवसीय कार्यक्रम किया गया है, जिसका मुख्य केंद्र जो है वो किस तरह से सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाए और ख़ास करके आधुनिक सिंचाई प्रणाली में, और आधुनिक सिंचाई प्रणाली को लगा करके किसान भाई सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके किस तरह से अधिक कमाई करें। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हसन भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान से आया हूं और वहां पर हम लोग इस तरह का मॉडल डेवलप किए हैं कि सबसे पहले जल चाहिए फसल के लिए, जल के लिए वर्षा जल संचयन, और जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है, कैच द रेन। तो सबसे पहले ये वर्षा जल संचयन से जुड़ा हुआ है। तो वर्षा जल संचयन किसान भाई तरह तरह के तालाब में वो अपने स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर बना के करें। जब एक बार तालाब में वर्षा जल संचयन हो जाता है, तब इस तालाब का जो वर्षा जल संचयन का दक्षतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फुहारी सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करें। और ये पाया गया है शोध के द्वारा पूरे देश में, पूरे विश्व भर में, कि ख़ास कर के जो उद्यानिक फसलें हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, पौधे हैं, इसमें आधुनिक सिंचाई प्रणाली काफ़ी जो है पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है और साथ साथ किसान भाइयों के लिए पैदावार भी बढ़ती है, पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अब इन आधुनिक सिंचाई प्रणाली को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि किसान भाई सोलर ऑपरेटेड पंप इस्तेमाल करें। आजकल भारत सरकार पूरे देश में 3 से लेकर के 10 हॉर्स पावर तक के मॉडल को प्रचलित कर रही है और पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन तथा अन्य सरकारी संस्थानों के तहत से किसानों को सब्सिडी और सारी तकनीकी जानकारी मिल रही है। और ये जो मॉडल है 3 से 10 हॉर्स पावर का, इसे किसान भाई लगा करके सबसे पहले वर्षा जल संचयन तालाब में लगा लें और तालाब के आसपास जब उसे इस तरह का जो सोलर पंप पैनल लगाएंगे और उससे जो बिजली पैदा होगी, उससे किसान भाई आधुनिक सिंचाई प्रणाली चला पाएंगे। उसमें उनको किसी प्रकार की बिजली का खर्चा नहीं लगेगा और ये जो बिजली पैदा होगी इसका उपयोग किसान भाई अन्य चीज़ों में, जैसे किसान भाई इसको प्रोसेसिंग मशीन कुछ लगा सकते हैं, कुछ छोटी मोटी वर्कशॉप चला सकते हैं। तो ये ऊर्जा का उपयोग लाइट में हो सकता है, तरह तरह का उपयोग करके। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऊर्जा का उपयोग, सोलर ऊर्जा का उपयोग किसान भाई को करना है और इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में एक सोलर परियोजना लगाया गया है जो कि 110 किलोवाट का है और यह परियोजना जो है दिल्ली सरकार के सौजन्य से यहाँ पे स्थापित किया गया है और यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो बाद में दिल्ली के आसपास जितने भी ग्रीन बेल्ट है उन क्षेत्रों में इस परियोजना का लाभ जो है किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस परियोजना की खासियत यह है कि यह बिजली उत्पादन के साथ साथ, क्योंकि इस प्रकार की परियोजना है भारतवर्ष में और खासकर उत्तरी भारत में यह पहली प्रकार की परियोजना यहाँ पर स्थापित की गई है,
जिसमें ये देखा गया कि जो दिनों पर दिन जैसे किसानों की ज़मीन है वो कम होती जा रही है, और कम ज़मीन में खेती के साथ साथ, क्योंकि किसानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि कम से कम ज़मीन होने पे वो कैसे अपने जीविकोपार्जन करे और कैसे अन्न उत्पादन करे तथा कमाई कर सके, क्योंकि ज़मीन का आकार छोटा हो गया। तो इस अवस्था में सरकार ने और वैज्ञानिकों ने ये भी देखा कि अगर हम इस खेती के ऊपर सोलर परियोजना को स्थापित करके खेती के साथ साथ अगर हम किसान बिजली उत्पादन करता है तो इस परियोजना से लगभग साल भर में खेती के अलावा जो है 1 से 1.25 लाख तक आसानी से बिजली का उत्पादन करके, और यह जो भी वहाँ पे स्थापित बिजली संस्थान है उसको देख के कमाई कर सकता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे निर्माण किए जाते हैं, इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर्स का स्थापना होता है कि उसके बीच बीच में सूरज की रोशनी जाती रहती है, जो कि फसलों के लिए ज़रूरत होता है और फसलों की आवश्यकता पूर्ति होती रहती है। तो आसानी से किसान भाई इस प्रोजेक्ट को लगा के इसके अंदर बिजली का उत्पादन करके अपनी आमदनी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो परंपरागत तरीके से या नवीनतम तकनीके से, जैसा कि हम लोग यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा के इसके नीचे खेती भी कर रहे हैं, और ख़ासकर हम सब्जियों की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा फूलों की भी खेती कर सकते हैं, जिससे किसान जो परंपरागत तरीके से धान गेहूं की खेती करते हैं इससे कई गुना तक उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकते हैं और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार सरकार का भी प्रयास है किसानों को और ज़्यादा जानकारी दी जाए सौर ऊर्जा के बारे में और भी उन्हें सुविधाएं दी जा सकें। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं कृषि अवसंरचना कोष की, तो इसके तहत भी किसानों को मदद दी जा रही है और इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कृषि अवसंरचना कोष के तहत कोशिश यही है कि किसानों को फार्म गेट पर सुविधाएं दी जा सकें, यानी जिन सुविधाओं के लिए किसानों को एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, अब वो तमाम सुविधाएं किसानों को उनके खेत पर या उनके गांव में ही मुहैया कराई जाएंगी, और इसी के लिए कृषि अवसंरचना कोष का प्रावधान रखा गया है। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से सुविधाएं जो हैं वो लगातार मुहैया कराई जा रही हैं हमारे किसानों को, और ना सिर्फ सुविधाएं बल्कि जानकारी के अलग अलग माध्यम हैं। अब आइए कृषि दर्शन में नजर डालते हैं आज की मोबाइल ऐप पर, जो कि है जैविक खेती से संबंधित। क्या है इस ऐप की खासियत, आइए देखते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय MoA और कृषि विभाग DAC की एक अनूठी पहल है। ये ऐप
किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों के आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। बुधवार को तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। केरल में बुधवार को कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर हिस्सों में भी बुधवार को बादल बरस सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव पर। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में सरसों का भाव 5,000 से लेकर 5,402 रुपए क्विंटल के बीच रहा, जबकि जयपुर मंडी में सरसों का भाव 4,800 से लेकर 5,300 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो कासगंज मंडी में सरसों का भाव 4,800 से 5,040 रुपए क्विंटल दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में सरसों का भाव 5,050 रुपए से लेकर 5,250 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। और आइए अब कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से सोशल मीडिया और उसमें भी ट्विटर पर कृषि क्षेत्र को लेकर जो कुछ खास जानकारी साझा की जाती है वो आपको हम बताते हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को क्या जानकारी दी ट्विटर के माध्यम से, आइए देखते हैं। पानीपत के देवेंद्र सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण उन्हें फसलों की कटाई के बाद हुए नुकसान पर भी उचित मुआवजा मिला। देवेंद्र जी PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाकर बेहद खुश हैं। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्रव्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और आपके सुझावों का भी। कोशिश कृषि दर्शन कार्यक्रम की यही कि लगातार आपको जानकारी हम देते रहें, जागरूक करते रहें और ये जो सफ़र है जानकारी का हमेशा यूं ही चलता रहे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।